अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर मेंटोर्स। आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स बैच 2 की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि व्हाट इज़ फिनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली यू नो कि फिनांस जो है इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए आपको फिनांस की जरूरत पड़ती है। आपकी जो डेली बिजनेस एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए जो इकोनॉमिक नीड जो होती है वो आपकी फिनांस होती है। तो कोई भी बिजनेस जो है वो फिनांस पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि आपके पास फंड्स होंगे तो आप अपना जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए आपने एसेट्स परचेज करने। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा एक कंपनी लगाना चाह रहा है, लेट्स सपोज कि एक टेक्सटाइल कंपनी लगाता है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक फिजिबिलिटी बनाएगा, प्लानिंग करेगा। प्लानिंग में सबसे पहले उसने देखना है कि उसको प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है, उसके लिए उसको कितना पैसा चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें फिनांस की ज़रूरत होती है। तो जो इस फिनांस को हम मैनेज करते हैं उसको हम कहते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फिनांस। सो दिस इज कॉल्ड फिनेंशियल मैनेजमेंट। ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब रूटीन लाइफ में आप देखें कि आपकी रूटीन लाइफ में जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, आपने फर्ज करें किसी को रेंट दिया, लैंडलॉर्ड को, कोई आपने बिल्डिंग ली है, ठीक है, रेंट पे, उसमें आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आप लैंडलॉर्ड को रेंट देते हैं वो भी आपकी एक फिनेंशियल एक्टिविटी है। अपनी लेबर को सैलरीज दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, वो भी आपकी फिनेंशियल एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, किसी बैंक से आपने लोन लिया है, वो भी आपकी फिनेंशियल एक्टिविटी है। तो जितनी भी बिजनेस कंसर्न की, जितनी भी बिजनेस की नीड्स होती हैं उसके लिए फिनांस एक वाइटल रोल प्ले करता है। फिनांस की जरूरत होती है, उसको मैनेज करना जो है कार्ड फिनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, इसके बाद फिनांस की डेफिनेशंस, ठीक है। इसके अगर हम डेफिनेशंस देखें तो इसमें यह है कि बिजनेस फिनांस इज दैट बिजनेस एक्टिविटी विच कंसर्न विद द एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड। एक्विजिशन कैसे कहते हैं? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कि आपने अपने बिजनेस के लिए फंड्स कहाँ से परचेज करने हैं, कैसे परचेज करने हैं। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स इज कॉल्ड बिजनेस फिनांस। अच्छा, फंड्स इन मीटिंग financial नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज। किसी भी इंटरप्राइज, किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए आपको फिनांस की जरूरत होती है। ये स्टार्टिंग में आपको जो थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा होंगी, जिसमें फिनांस की डेफिनेशन के बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, इसकी टाइप्स आ जाएंगी, इसके सोर्सेज आ जाएंगे। तो इसके साथ साथ फिर हम आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के साथ भी ये चीज़ें बताएंगे कि हम इस फिनांस को आगे यूटिलाइज कैसे करते हैं। बिजनेस फिनांस जो है, ये आपको पता है कि हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल फंड्स रेजिंग, उसके बाद इसकी इन्वेस्टमेंट, कि हमने फंड्स को, पैसे को बिजनेस में कैसे और कहाँ से इन्वेस्ट करना है। फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, फिर उसकी डिसबर्समेंट आ जाती है कि आपने डेली जो अपनी रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस हैं उनके लिए फंड्स को किस तरह एलोकेट करना है, उनकी एलोकेशन। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले एक फिजिबिलिटी बनाता है। तो फिजिबिलिटी में ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं कि फंड की एलोकेशन कैसे कैसे की जाती है। कि हमने लेट्स सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और कहता है जी मेरे पास 10 मिलियन है, 1 करोड़ है। अब उसने 1 करोड़ की डे फर्स्ट से एलोकेशन करनी है कि मैंने फिक्स एसेट जो है, प्लांट या मशीनरी जो है, उसके लिए कितने फंड्स एलोकेट करने हैं। उसके बाद उसने जो रूटीन वर्किंग कैपिटल है उसके लिए कितने फंड्स एलोकेट करने हैं। ये सारी कैश मैनेजमेंट, फंड्स मैनेजमेंट जो है वो, इसको बजटिंग भी कहते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस कोई भी बिजनेसमैन जो है वो प्लान करता है, और प्लान करने के बाद फिर उसकी एलोकेशन करके आगे चलता है। तो जो बिजनेसमैन प्रॉपर फिजिबिलिटी या बजटिंग नहीं करते, वो बिजनेसमैन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, ना ही वो बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल होता है। अच्छा, इसके बाद फिनांस के टाइप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि फिनांस कितनी टाइप का होता है।
फिनांस क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ व्हाट इज फिनांस। फिनांस इज द एलोकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स क्या है? आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने एक फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए आपने लैंड परचेज की, लैंड इज योर एसेट। आपने उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, प्लांट एंड मशीनरी इज योर एसेट। ये हैं सारे आपके फिक्स एसेट्स। उसके बाद आपकी लाइबिलिटी, मीन्स कि आपने बैंक से लोन लिया है, आपने रिटर्न करना है, ये आपकी बिजनेस की लाइबिलिटी है। आपने परचेजेस किए हैं क्रेडिट बेसिस पे, आपने अपने वेंडर्स को पेमेंट करनी है, पेबल जो है आपके, वो आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है फिनांस की सबसे जो पहली टाइप है, पर्सनल फिनांस। पर्सनल फिनांस हम कहते हैं कि जो हमारी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आप अपनी सेविंग जो है उसको इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास कोई बॉन्ड्स पड़े हैं, आप उनको इन्वेस्ट करते हैं, आप जो है किसी से लोन लेके इन्वेस्ट कर दें, ये आपकी पर्सनल इन फिनांस में आ जाता है, जो आप इंडिविजुअल बेसिस पे किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आगे डिटेल में लिखा है, पर्सनल फिनांस इंक्लूड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफॉर्सीन एंड अनसर्टन पर्सनल इवेंट्स। मतलब कि आप अपनी जो पर्सनल इवेंट है, कोई आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस बिजनेस में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो आपकी पर्सनल इवेंट्स और पर्सनल फिनांस में आ जाती है। ट्रांसफर ऑफ द वेल्थ अक्रॉस जनरेशन ऑफ द फैमिली। अब आपने जो पैसा बिजनेस से कमाना है, वो क्या है? वो आपकी जो वेल्थ है, वो आपकी फैमिली के लिए आप जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, वो यूटिलाइज क्या है उसका, आपकी फैमिली के लिए। उसके बाद आपने जो टैक्सेस पे करने, मींस कि आपने बिजनेस जब स्टार्ट किया है, कि हर कंट्री में आपको पता है कि टैक्सेशन के रूल्स होते हैं, बैंक्स के रूल्स होते हैं, तो उसमें जो आपने टैक्सेस को मैनेज करना है, वो आपकी जो टैक्स पॉलिसीज हैं अकॉर्डिंग टू एफबीआर, जैसे पाकिस्तान में एफबीआर फेडरल बोर्ड की पॉलिसीज होती हैं, उनको आपने फॉलो करने थे। फिर आपने रिटायरमेंट पर्पजेज के लिए जो है वो फिनांस के, रिटायरमेंट पर्पजेज के लिए क्या, कि जैसे ही आप किसी जो बिजनेस करते हैं, आपके जो एम्प्लॉइज होते हैं, आपने उनके लिए भी पैसा एलोकेट करना है, कि जब ये बंदा रिटायर होगा, उसको आपने कितनी पेमेंट करनी है। ये पॉलिसीज लेबर लॉ के मुताबिक जो है एलोकेट की जाती है। अच्छा, उसके बाद है पेइंग, प्रिपेयरिंग फॉर लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस और परचेज इन्वॉल्विंग a huge amount। आप जो रूटीन के एक्सपेंसेस करते हैं, कुछ आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की होती हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा एलोकेट करते हैं। पेइंग फॉर लोन और डेप्ट ऑब्लिगेशंस, जो आपने लोन लिया है, जैसे ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम, कि उसकी जो एब्लिगेशन है, उसका जो उस लोन को जो आपने पे करना है, ठीक है, विद पर्टिकुलर टाइम, जो टाइम डिसाइड हुआ है बैंक के साथ या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जहां से आप लोन ले रहे हैं। चलिए, उसके बाद आता है कॉर्पोरेट फिनांस। Corporate finance is about funding the company expenses and building the capital structure of the company. It deals with the structure of funds and channelization of those funds, like the allocation of funds, resources, increasing the value of company, improving financial position. अच्छा, इसमें कह रहा है कि आपने कॉर्पोरेट फाइनेंस में पैसा जो इन्वेस्ट किया है, आपने अपनी बिल्डिंग परचेज की है, आपने अपना जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया है, आपने उस कंपनी में प्लांट एंड मशीनरी ली है, आपने शेयर्स परचेज किए हैं। ठीक है, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल बजटिंग के लिए, ठीक है, वो आपकी कॉर्पोरेट फिनांस है, कि जो आपने अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए रन करना है, उसके लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो प्योरली रिलेटेड टू योर बिजनेस, वो आपकी कॉर्पोरेट फिनांस है। कॉर्पोरेट फिनांस जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? कैपिटल बजट, जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, वो आपकी कैपिटल बजटिंग वो इसमें आ जाती है। अप्लाइंग स्टैंडर्ड बिजनेस वैल्यूएशन टेक्निक्स और रियल ऑप्शन वैल्यूएशन, इसमें यह है कि आपने जो बिजनेस टेक्निक्स पे होती हैं, ये हम आगे डिटेल में जाके पढ़ेंगे। इसमें कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स होती हैं, कि आपने बिजनेस को रन करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स को फॉलो किया है, जो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। ठीक है, इनकी इनके लिए जो एलोकेट किया है कॉर्पोरेट फाइनेंस में, ये चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाइंग दी सोर्सेज ऑफ फंडिंग इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी वो पैसा जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो आपकी इक्विटी होती है।
फिर शेयर होल्डर्स की एक लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में पब्लिक को सेल करती है। ठीक है। तो जो शेयर सेल करके आप पैसा पब्लिक से लेते हैं वो इन्वेस्टमेंट है। और उन शेयर्स पे ये होता है कि कुछ कंपनीज डिविडेंड पे करती हैं कि साल के बाद जब प्रॉफिट डिक्लेयर किया उसमें डिसाइड करती है कि हमने इतने परसेंट जो है डिविडेंड पे करनी है। फंड्स फंड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स वो लोग जिनसे हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे होते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि आपने क्रेडिट पे परचेज कर ली, पेमेंट आपने नहीं की, अब वो पैसा आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी कॉर्पोरेट फिनांस में। आप वो पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको तो पेमेंट आपने 2 महीने 3 महीने 6 महीने जो भी टेन्योर उनके साथ आपका डिसाइड हुआ आपने उस टाइम पे उनको पेमेंट करनी है। डेट्स जो आप लोन लेते हैं। डिटर्मिनिंग द यूटिलिटी ऑफ अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन यूटिलाइजेशन। होता क्या है, कंपनीज क्या करती हैं कि प्रॉफिट जो अर्न करती हैं उसका कुछ हिस्सा री इन्वेस्ट कर देती हैं। ठीक है, री इन्वेस्ट करती हैं अपने बिजनेस को इन्हांस करने के लिए फॉर लॉन्ग टाइम। कि हमने लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी जो है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो कह रही है कि हम 10 मिलियन का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम इसमें 5 मिलियन जो उसको री इन्वेस्ट करेंगे दोबारा बिजनेस को इन्हांस करने के लिए। उसके बाद है एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एंड अदर एसेट्स। आपके पास जो पैसा है उसने आपने स्टॉक परचेज कर लिए या कंपनी के और एसेट्स परचेज कर लिए। ठीक है। आप उसमें एसेट्स क्या हैं कि आपने प्लांट एंड मशीनरी और ले ली है बिजनेस को इन्हांस करने के लिए। आपने कंपनी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसके लिए आपने रॉ मटेरियल और परचेज कर लिया है। ये सारी चीजें जो हैं उसमें आ जाती हैं स्टॉक्स में। अदर एसेट्स में, अदर एसेट्स में नॉर्मली फिक्स एसेट्स इंक्लूड होते हैं जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करके इनको लॉन्ग टर्म जो है यूटिलाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद आती है आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव्स अपॉर्चुनिटीज एंड कॉन्स्ट्रेंट। कॉर्पोरेट फिनांस में सबसे बड़ा मोटिव ये होता है, हर कंपनी का जो एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। इसमें होता है कि आपने अपने फंड्स को एक ऐसा ऑब्जेक्टिव बना के यूज करना है कि आपका बिजनेस जो है वो मार्केट में जो क्रेडिटर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो पब्लिक है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। लेट्स सपोज एक कंपनी के शेयर्स की अगर मार्केट में वर्थ है तो वो डेफिनेटली पब्लिक के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। लोग इन्वेस्ट करेंगे, उनके शेयर्स परचेज करेंगे और उनसे डिविडेंड अर्न करेंगे। इसी तरह आपके साथ बिजनेस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कस्टमर जो जिनको आप सेल करते हैं वो भी आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। फिर जो क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हम परचेज करते हैं वो भी आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। उसमें ये होता है कि कंपनी की पोजीशन, एक साउंड कंपनी की पोजीशन ऐसी होती है कि मार्केट में उसकी रेप्यूट अच्छी होती है जिसकी वजह से लोग उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एंड टैक्स कंसिडरेशंस। अब आपको पता है कि हर कंपनी हर कंट्री में टैक्स के जो लॉज होते हैं उनको फॉलो करके टैक्स पे करती है। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, उसके बाद फेडरल एक्साइज ड्यूटीज। अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके लिए फिर प्रॉपर एक टैक्स प्लानिंग की जाती है अपने फंड्स को एलोकेट करने के लिए। स्टॉक इशुएंस वाइल गोइंग पब्लिक एंड लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अब इसमें क्या होता है, आपने अपने शेयर्स इशू कर दिए जैसे ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि पब्लिक को अपने शेयर्स इशू कर दिए जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे। आपकी कंपनी लिस्टेड थी, आपने शेयर इशू किए, पैसा मार्केट से इकट्ठा किया और उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अच्छा, उसके बाद आगे आती है पब्लिक फिनांस। व्हाट इज पब्लिक फिनांस? दिस टाइप ऑफ द finance is related to states, municipalities, provinces, in short government required finance। अब देखिए पब्लिक फिनांस क्या होती है। गवर्नमेंट जो है, हम टैक्सेस पे करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करते हैं, हम टेलीफोन के बिल पे करते हैं। हम जितनी भी पेमेंट्स गवर्नमेंट को कर रहे हैं वो गवर्नमेंट क्या करती है, उन सब को यूटिलाइज करती है हमें रिसोर्सेज देने के लिए। रोड्स बन रही हैं, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के लिए हॉस्पिटल्स बना रही है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। ये सारी जो इन्वेस्टमेंट हमारे ही पैसे से गवर्नमेंट अपनी ही जो स्टेट के लिए करती है वो इसमें ये आ जाता है पब्लिक फिनांस में।
गवर्नमेंट ने पैसा लिया, टैक्सेस से इकट्ठा किया और डिफरेंट रेवेन्यू से इकट्ठा किया और फिर इन्वेस्ट कर दिया पब्लिक पे। पब्लिक फिनांस इंक्लूड्स इन आइडेंटिफाइंग एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड बाय द पब्लिक एंटिटी। ठीक है, कि जो भी एक पब्लिक एंटिटी के एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे एक मिसाल लेते हैं हम, फेडरल गवर्नमेंट है, एफबीआर। एफबीआर क्या करती है कि एफबीआर ने जो टैक्स का पैसा लिया उसमें से, वो बेसिकली पैसा तो गवर्नमेंट का होता है, उसके लिए आगे टैक्स पॉलिसीज बनाती है, फिर वो पैसा गवर्नमेंट जो है वो उसको इन्वेस्ट करती है बेटरमेंट ऑफ स्टेट के लिए। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर पब्लिक एंटिटी, वो सेम वही जो हम ऊपर पढ़ चुकी। डिटर्मिनिंग द बजटिंग प्रोसेस एंड सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक बजट बनाती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है। वो एक अपना बजट बनाती है और उसमें एलोकेट करती है कि उसको सोर्सेज फंड जनरेट करने की कौन कौन से जो उसके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, उन सोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे फिर वो अपनी प्लानिंग करती है। इशुएंस डेट फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स, अब ये जो रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं और बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए जो डेट इशू होता है उसको हम कहते हैं इशूएंस डेट फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स। टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट को ऑलरेडी भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब ये आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। आपको पता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कि आपने जो कंपनी बनानी है, आपने जो बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। जो सबसे पहला बिजनेसमैन ने डिसीजन लेना होता है, किसी भी ऑनर ने, कि फर्ज करें एक बंदा कहता है कि मैं इंडिविजुअल बेसिस पे एक सोल प्रोप्राइटर कंपनी बना के बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब उसमें क्या होगा कि जो इंडिविजुअल बेसिस पे बिजनेस स्टार्ट करेगा उसके उसकी लायबिलिटीज भी ज़्यादा होंगी, उसके एसेट्स भी सारे उसके अपने होंगे, उसकी लायबिलिटीज भी उसकी होंगी। अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन दैट यू विल हैव टू मेक एज अ बिजनेस ओनर इज हाउ योर बिजनेस शुड बी स्ट्रक्चर्ड। कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। यू नीड टू नो द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि आप ये डिसाइड करें कि जो बिजनेस आपने स्टार्ट करना है उसमें ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन क्या होती है। अच्छा, आगे ऑल बिजनेस मस्ट अडॉप्ट सम लीगल कॉन्फ़िगरेशन। कि आपको पता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है ना, उसमें लीगल कॉन्फ़िगरेशन की, उसमें लीगैलिटी होती है कि उसके प्रोसीजर्स होती हैं, कानून होता है कि आपने जो भी कंपनी बनानी है वो किस कानून के तहत बनानी है। उसमें आपकी राइट्स और आपकी लायबिलिटी जो है वो डिफाइन कर दी जाती है। जितने भी उसके पार्टिसिपेंट हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म में, उसमें पार्टनर, हर पार्टनर की राइट्स और लायबिलिटीज को डिफाइन कर दिया जाता है। अच्छा, इससे आगे हम इन डिटेल में अब पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर, ये जितने भी दुकानदार, रिटेलर्स, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, ये आपके सोल प्रोप्राइटर होते हैं। ये सिंगल ऑनर होते हैं बिजनेस के, नॉन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है इनका, इंडिविजुअली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इंडिविजुअल इनकी लाइबिलिटीज होती हैं। नुकसान होगा तो सारा इनका होगा, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा तो सारा इनका होगा। उसके बाद है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कहते हैं कि जिसमें दो या दो से ज्यादा बिजनेसमैन या पार्टनर्स मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं। एंटिटी सिंगल होती है, इसमें पार्टनर ज्यादा होते हैं, 2 से 20 तक हो सकते हैं। और वो अपनी डिफाइन कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। एक ऑपरेशंस को देखता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, एक मार्केटिंग को देखता है, एक फिनांस को देखता है। ये सारी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड कर लेते हैं। अब उसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो है उनकी, वो उनकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक होती है। फर्स्ट करिए, बिजनेस में 4 पार्टनर्स हैं। 2 पार्टनर्स ऐसे हैं जिन्होंने 5-5 मिलियन इन्वेस्ट किया है, बाकी 2 पार्टनर्स ऐसे हैं जिन्होंने 8-8 मिलियन इन्वेस्ट किया। अब हर पार्टनर की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट होगी, कि जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है अकॉर्डिंगली उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। अच्छा, इसके बाद आगे है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे स्ट्रॉन्ग
और सबसे जो कह लें कि इफेक्टिव इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर है पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ज़्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होती है। उसमें ये होता है कि कंपनी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान जो है ये SCCP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इनकॉर्पोरेट होती है। ये इसको अप्रूव करता है। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। पहले उसका नाम रिजर्व किया जाता है, जो भी कंपनी आपने रजिस्टर्ड करनी है, किस नाम से आप कंपनी बनाना चाह रहे हैं। उसके फिर सब्सक्राइबर्स, शेयर होल्डर्स डिफाइन किए जाते हैं। कम से कम 2 लोग जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और 10 तक जो है प्राइवेट लिमिटेड में जो है ये इसके शेयर होल्डर्स पार्टनर्स हो सकते हैं। शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, नॉट पार्टनर्स। इनको हम डायरेक्टर्स भी कहते हैं, सब्सक्राइबर्स भी कहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफर लिमिटेड लाइबिलिटी एंड लीगल प्रोटेक्शन टू शेयर्स। इसमें भी हर डायरेक्टर के शेयर्स होते हैं, और उसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है अकॉर्डिंग टू शेयर्स, कि जो उसने शेयर्स अपने इन्वेस्ट किए हैं। A private limited company in Pakistan lies somewhere between a partnership firm and a widely owned public company. It can be registered with a minimum 2 people. A person can be both a director and shareholder in a private limited company. कम से कम इसको 2 बंदे स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो जो इसके डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स भी होते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं। और उन डायरेक्टर्स में एक चीफ एग्जीक्यूटिव आपने अपॉइंट करना होता है विद द कंसेंट ऑफ अदर डायरेक्टर्स, के इस बंदे को हम चीफ एग्जीक्यूटिव बनाना चाह रहे हैं। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड टू नंबर ऑफ शेयर्स। जितने शेयर्स होते हैं अकॉर्डिंगली उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और ये नॉर्मली इसका प्रोसेस होता है 15 से 20 दिन के अंदर। अब हर चीज़ ऑनलाइन कर दी SCCP ने, कि कोई भी कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट करनी है तो 15 दिन के अंदर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। उसके बाद आप उसका बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन। इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कि बिजनेस टाइप कौन कौन सी है, उसमें मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं, और वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, रजिस्टर्ड किस इदारे से होती है। जैसे कि हम बिजनेस टाइप में देखें, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर में एक बंदा होता है, पार्टनरशिप में 2 से 20 हो सकते हैं, नॉन प्रॉफिट कंपनी NPO NGO वगैरह जो है उनमें 3 हो सकते हैं, और इसी तरह लिमिटेड कंपनी जो है। अब इसमें पब्लिक लिमिटेड जो है उसमें 2 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसमें आगे तक लिमिट कोई नहीं होती, आप जितने मर्जी कर लें। ठीक है। इस तरह के प्रोसीजर ऑफ फॉर्म, रजिस्ट्रेशन विद फेडरल बोर्ड FBR के साथ, रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार, यानी कि एक रजिस्ट्रार होता है पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू जो है ये रजिस्टर्ड होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। के बाद आगे SCCP से रजिस्टर्ड होती है। इसी तरह पीरियोडिक कंप्लायंस विद अथॉरिटीज, एनुअल टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं। ठीक है, ये हर केस में है। एनुअल टैक्स रिटर्न फॉर ऑल पार्ट, इंडिविजुअल जो सोल प्रोप्राइटर होता है इसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। इसने अपने अकाउंट्स किसी को डिक्लेयर नहीं करने होते, ना पार्टनरशिप ने डिक्लेयर करने होते हैं, ना सोल प्रोप्राइटर ने करने होते, लेकिन ये अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे। तो उसके बाद जो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, इन्होंने फाइलिंग करनी होती है अपने अकाउंट्स की। कि जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इन्होंने एनुअल बेसिस पे SCCP को और एफबीआर को डायरेक्टली ये प्रेजेंट नहीं करते, लेकिन जब अपनी एनुअल बिजनेस रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें ये होता है कि उन्हें अपने पूरे अकाउंट्स जो है वो जो पोर्टल होता है, पोर्टल में वो डाटा फिल करना होता है और पूरे अकाउंट्स देने होते हैं। इस तरह पर्सनल लायबिलिटी, इसमें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सोल प्रोप्राइटर में नॉट लिमिटेड, लिमिटेड नहीं होती। इस तरह पार्टनरशिप में जो है वो एज ए पार्टनरशिप कंपनी लिमिटेड नहीं होती, लेकिन जो उसके पार्टनर्स होते हैं उनकी अपनी अपनी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नॉट फॉर प्रॉफिट, उसमें भी इसी तरह ही है कि उसमें लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। पब्लिक में भी इसी तरह ही है। इस तरह ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का है कि उसमें इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते। अलाउ होता है लिमिटेड कंपनी में, लेकिन सोल प्रोवाइडर में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। उसमें ड्यूरेशन,
जब तक चाहें टिल डेथ। पार्टनरशिप में जो है ये आपकी मर्जी है, आपकी डिस्क्रिशन पे है कि कब तक आप इसको चलाना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है टैक्स इम्प्लीमेंटेशन। टैक्स इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है? वो सोल प्रोप्राइटर पे भी होती है, पार्टनर पे भी होती है, पब्लिक लिमिटेड भी होती है, प्राइवेट लिमिटेड भी होती है। वो सब पे होती है अकॉर्डिंग टू लॉ। अच्छा, एबिलिटी टू रेज कैपिटल। अब सोल प्रोप्राइटर भी कैपिटल रेज करना, नॉट एज सेपरेट एंटिटी, क्योंकि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो अपनी मर्जी होती है, इंडिविजुअली बिजनेस को इन्हांस करना चाहे कर लेता है। इसमें जो एक लीगल प्रोसीजर होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, वो ऐसा कोई नहीं होता। पार्टनरशिप जो है इसमें भी होता है कि पार्टनर जो है ना, वो अपने बैंक अकाउंट्स में जो है पैसा डिक्लेयर करना होता है कितना पैसा है, और वो बिजनेस जो इनका ज्वाइंट अकाउंट है उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है। पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, इसमें प्रॉपर प्रोसीजर होता है, इसमें फॉर्म फाइलिंग होती है कि रजिस्ट्रार से इसकी अप्रूवल होती है, एससीसीपी से, कि इतना पैसा जो है वो अपना कैपिटल इन्हांस करना चाह रहे हैं, इतना कैपिटल इंक्रीज करना चाह रहे हैं। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसके मुताबिक बाद ये इसकी इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, ये था आज के पूरे फिनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर का एक, मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया, फिर इसमें टाइप्स कितनी होती हैं, फिनांस की कितनी टाइप्स होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कितनी टाइप्स की होती हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल बोरिंग फील होता है, लेकिन यह है कि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना डेवलप करेंगे तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में जैसे जैसे हम साथ न्यूमेरिक्स आएंगे, प्रैक्टिकल आएंगे, तो आपको इसमें मज़ीद जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। तो आज तक के लिए यहाँ तक, अगर किसी का क्वेश्चन है तो कर सकता है, और नहीं तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है फर्दर जो है अगली स्लाइड डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।